हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो आज हम लेक्चर 5 के आ रहे हैं लाइफ प्रोसेस के। आज का टॉपिक जो है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सुना होगा सबने, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सुना होगा रेस्पिरेशन। पर एक टर्म आपने सुनी होगी जो है ब्रीदिंग। सो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, इसलिए अलग अलग टर्म्स हैं। अगर सेम हो तो अलग अलग टर्म्स की जरूरत ही नहीं थी। तो जो मेन बेसिक है डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में, दैट रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी मतलब क्या, कैसे? इससे पहले हमने न्यूट्रिशन का टॉपिक कवर किया था। न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि जैसे हम फूड इनटेक करते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, पूरा हम देख चुके थे। उसके बाद फूड आ गया हमारी बॉडी में। फूड हमें क्यों जरूरी? एनर्जी के लिए। तो जो एनर्जी अब बनेगी, जो रिलीज होगी, वो किस प्रोसेस से होती है? रेस्पिरेशन से। 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है सेल, सबने पढ़ा हुआ। सेल में हमने एक बहुत बेसिक लाइन पढ़ते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, एनर्जी वहाँ से बेसिकली रिलीज होती है। तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के सेल से बनती है। तो सेल बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ही वो एनर्जी रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान ही होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है बेसिकली। तो वही होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस, एनर्जी रिलीज करना। और ब्रीथिंग क्या होता है बेसिकली कि इनहेल करना, एक्सहेल करना गाय का ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अभी छोटे छोटे डिफरेंस लिख लेंगे पॉइंट के अंदर, इन दोनों के बीच में 4-5 मिनट लिखना स्टार्ट करेंगे। कॉटन पेन निकालो, एक साइड में तो रेस्पिरेशन, एक साइड में तो ब्रीथिंग। ज़्यादा कोई नहीं, 4-5 मिनट में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला, इट इज अ सेलुलर लेवल प्रोसेस। सेलुलर लेवल प्रोसेस मतलब क्या? इसमें सेल्स के अंदर की प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। और ये क्या है? इट इज एन ऑर्गन लेवल प्रोसेस, या फिजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं इसको। ऑर्गन की जगह फिजिकल यूज कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? ऑर्गन लेवल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस। इसका मतलब किसी लंग्स के जो या नोज हो गया, नॉस्ट्रल्स हो गया, उनकी जरूरत होती है हमको ब्रीथ करने के लिए। सिर्फ इनहेल और एक्सहेल को ब्रीदिंग करते हैं, जबकि यहाँ पे सेल्स काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज एनर्जी रिलीज। इसमें क्या रिलीज होती है? एनर्जी। जो हमने पहला पॉइंट हम कह रहे हैं कि एनर्जी रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। और इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है। एनर्जी does not release in this process। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। एक और, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब क्या? बायोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। केमिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होती है वो कैसे होती है? ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस है। अब ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे जाके। जहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प से जब चीजें ब्रेक डाउन होते हैं या जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है उसको उसको ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं हम। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड होता है। जबकि ये तो
बेसिकली एनर्जी बायो केमिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें जस्ट इट इन्वॉल्व्स inhaling and inhaling of oxygen and exhaling of कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, बस इनहेल और एक्सहेल करते हैं आप, इनहेल और एक्सहेल, डज नॉट रिलीज एनर्जी। एक छोटा सा और पॉइंट है, वो बेसिकली पॉइंट नहीं है, वो ये कहता है कि बस ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। इसका मतलब क्या है कि ब्रीदिंग जो एक छोटा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है, वो रेस्पिरेशन के अंदर आता है, जबकि रेस्पिरेशन हमारा बड़ा कंसेप्ट है जो इन्वॉल्व करता है अपने अंदर ब्रीदिंग को। लास्ट पॉइंट हम रखेंगे, इट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का पार्ट होता है ये, और ये इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, इसके अंदर ब्रीदिंग आती है। ठीक है, यही है छोटा मोटा डिफरेंस रेस्पिरेशन के और ब्रीदिंग के। सेलुलर लेवल प्रोसेस है ये, ऑर्गन लेवल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें जस्ट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग होती है, और रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। लिख लो इसे, मेरे साथ साथ ही लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो मैं पॉज करके लिख लूँ ना, मेरे साथ स्क्रीन दे दीजिए। लिख लिया होगा आई गेस अभी तक, मैं तो बाद में लिख लेना पॉज करके, सब कर देती हूँ। अब हम आज का टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो मैं बताती हूँ। अभी जो हम मेन चीज इम्पोर्टेंट चीज कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट aerobic respiration, second anaerobic respiration, third lack of oxygen. सुना होगा aerobic, anaerobic, lack of oxygen। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक में ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन होता ही नहीं बेसिकली इस प्रोसेस में, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लैक ऑफ ऑक्सीजन नाम से समझ में आ रहा है हमारे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जब तब ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस से तब हम रेस्पिरेट करते हैं। ये कहाँ पर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है हमारे, बेसिकली साइटोप्लाज्म कह लो, माइटोकॉन्ड्रिया कह लो, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तब वहाँ पर होता है ये। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एनारोबिक कहाँ होता है हमारे, ईस्ट की जो, ईस्ट सुना है किसी ने, जो फर्मेंटेशन होती है, जो खाना बेसिकली बनता है, केक वगैरह बनने में यूज होता है ईस्ट, वो चीज़ों को स्वेल अप करता है, फुला देता है, जो पंच स्पीड भी आता है ना, वो ईस्ट की वजह से होता है। तो ये होता है ईस्ट, और ये कहाँ पर होता है हमारे मसल्स में, ठीक है। एरोबिक, एनारोबिक, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। अब इसका मतलब क्या है, आप रेस्पिरेशन के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तीन प्रोसेस है, एरोबिक, एनारोबिक एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं, जिससे एनर्जी बेसिकली रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज क्यों, हमें बॉडी को मूव करने की एनर्जी चाहिए। अपन ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस मतलब क्या है, जो पूरी
न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, हमें जीने के लिए जिन जिन प्रोसेस की जरूरत होती है वो है लाइफ प्रोसेस। उसमें से एक है हमारे मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गई, उन सबके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी खाने से तो हमें मिल गई, खाने से मिलने के बाद जो हमारी बॉडी को जिस फॉर्म में चाहिए वो यहाँ से एनर्जी यूज होती है, एरोबिक, एनारोबिक एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये नॉर्मल है, मतलब क्या जो हमारी बॉडी में होती है एरोबिक, ये वैसा ही है। ऑक्सीजन के हेल्प से हमारा पूरा फूड वो मतलब फूड हमारा ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस से ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है, जब हम कभी बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाँफने लगते हैं हम बहुत ज़्यादा, तब ये प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जितना बचा कुछ ऑक्सीजन होता है हमारी बॉडी में, वो एक एसिड बनाता है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। बचा कुचा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एसिड्स बनाते हैं जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। उससे जितनी भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची होगी ताकि बोलने हमारी बॉडी को मिले। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लैक्टिक एसिड बन जाते हैं तब क्या होता है, हमें क्रैम्प्स आ जाता है। ठीक है, उसमें पता होगा ना, जो स्पोर्ट्स वाले होंगे तो पता होगा क्या बात कर रहे हो। क्रैम्प्स आ जाते हैं, मतलब स्ट्रेच वगैरह, क्या बॉडी मसल्स जो हमारे होते हैं वो क्रैम्प हो जाते हैं, पास पास में तो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, इसीलिए कह रहे हैं स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेनी चाहिए खेलने से पहले। तो ये वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी बॉडी में। एनारोबिक कब होता है, इसमें होता है बेसिकली जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अब कैसे होता है वो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अभी हम ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन के बीच अब अभी दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा होगा नीचे मार्जिन साइड पे डेफिनेशन और डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन कब यूजफुल होती है, क्यों हर चीज की डेफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। कभी मान लो क्वेश्चन में कुछ आ गया ऐसा समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बट हमें एक वर्ड दिख गया है रेस्पिरेशन, तो एकदम लास्ट सिचुएशन में जब कुछ भी नहीं आता हो तब बस ये डेफिनेशन बता के आ जाता आंसर में, कम से कम कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना। इसलिए हर चीज की डेफिनेशन पता होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे अपन रेस्पिरेशन की। It is a process, obviously like process है, it is a process in which assimilated food oxidize and energy is released in the form of, कौन से फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है पढ़ा होगा। एनर्जी करेंसी एक वर्ड था एनसीईआरटी में 9th क्लास में, याद आ रहा है कुछ ऐसे बोल, नहीं आ रहा तो बता देते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी, अब एटीपी क्या होता है फुल फॉर्म, जिसको पता है कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एसिमुलेटेड फूड मतलब जो हम खा चुके हैं हमारी बॉडी के अंदर है वो फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे अब इसके आगे लिखते हैं होता कैसे है। when oxygen is inhaled by the lungs। चैप्टर 9 ये मतलब कोई इसमें को अच्छा प्लेस अच्छे फॉर्मेट में प्लेस करके देती हूँ ना। when we inhale oxygen
the food present in the body burn, which releases energy. It can be stored also for the for the future process, future process. इसका मतलब क्या हुआ? जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो जो फूड होता है हमारी बॉडी में वो बर्न होता है। बेसिकली जो प्रोसेस होती है ऑक्सीडाइजेशन की वो यही होती है। बर्न होने के बाद एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकलती है उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं बाद के लिए। ठीक है। और जो भी इसका वेस्ट होता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, वो रिलीज हो जाता है बाद में। The cell releases waste like CO2 or water, heavy end of the process. लास्ट में प्रोसेस खत्म होती है तो CO2 और वाटर रिलीज हो जाता है। ये थी डेफिनेशन। साथ साथ में लिखना अच्छी बात है। मैं 5 सेकेंड स्क्रीन दे देती हूँ, पॉज करके बाद में लिख सकते हैं। डेफिनेशन लिखी होगी आपका, नहीं लिखी होगी तो बाद में। अब जो मैंने बताया है ये तीनों, इसको नोट डाउन करेंगे। तो जो पहली स्टेप होती है, जो तीनों में स्टेप कॉमन है वो मैं ऊपर लिखा रही हूँ, उसके बाद तीनों 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 का एक लिखा रही हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है? अगर किसी को प्रोसेस याद है, एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लिखवाई थी मैंने। ठीक है। उसमें लिखवाया था कैसे सनलाइट की हेल्प से क्या होता है, जो रिलीज होता है फॉर्म होता है ग्लूकोज। अगर याद नहीं आ रहा है तो पीछे जो पेज पर है वहां जाकर देख लेगा। फोटोसिंथेसिस की एक मैंने केमिकल इक्वेशन लिखवाई थी, उसमें जो रिलीज प्रोडक्ट था एक था ग्लूकोज। ठीक है। इसका मतलब कि ग्लूकोज ही जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है वहाँ पे एंड रिजल्ट जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो ग्लूकोज होता है। इसीलिए जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई तो हम डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो ग्लूकोज के ड्रिप्स लगाते हैं, या फिर गर्मियों में जो ऐड आता है ग्लूकॉन डी का, वो क्योंकि ग्लूकोज होता है वो बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। तो ये अब जो ये है रेस्पिरेशन की प्रोसेस वो ग्लूकोज से स्टार्ट होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन हमें ग्लूकोज देते हैं एंड रिजल्ट। अब हमें बेसिकली ग्लूकोज ब्रेक डाउन करना पड़ता है एनर्जी गेन करने के लिए। तो कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है, द फर्स्ट step is to break down of glucose, that is 6 carbon molecules। 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है।
लिखवाया है मैंने वो। तो 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज होता है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। The first step is to break down glucose, that is 6 carbon molecules, into 3 carbon, 3 or 2 भी, एक प्रोसेस में 2 भी यूज हो सकती है, और 2 carbon molecules, 3 बेसिकली 3 होता है बट एक प्रोसेस में 2 हो जाता है, तो इसलिए 2 पे लिखवा दिया मैंने सेफ साइड के लिए। 6 carbon molecules into 3 carbon molecules called, टू रहने दो, तो थोड़ी एनसीईआरटी में 2 नहीं लिखा था, 3 ठीक है। 3 carbon molecule called pyruvate. This happen in साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस? 6 कार्बन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या कहते हैं? पायरुवेट, और वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ये होती है फर्स्ट स्टेप। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे? ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, जो हमारी बॉडी जिसको हम एनर्जी रिलीज करते हैं उससे ग्लूकोज पहले ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल। नोट कर लेंगे। हो गया होगा अब तक, तो रब कर दूंगी मैं, ठीक है। इसी के नीचे लिखवाती हूँ मैं, सबसे पहले अपना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये कुछ समझ में आ रहा है? हो क्या रहा है? जो ग्लूकोज हमारी बॉडी को मिल गया है न्यूट्रिशन के प्रोसेस से, अब उसे हम फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है? ग्लूकोज की, जो ग्लूकोज हमें मिल चुका है उसे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो लास्ट एंड रिजल्ट आता है आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए? एनर्जी, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। तो सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं, जो ईस्ट में होता है। क्या होता है? पहले ये स्टेप होगी, हर चीज में पहले ग्लूकोज ही पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। अब जो मैं लिखने जा रही हूँ पायरुवेट की बात की, तो तीनों में पायरुवेट तक तो सेम ही चीज चलेगी, उसके बाद अलग चीज आती है। लिखेंगे वो in yeast during fermentation, the pyruvate gets converted into ethanol and carbon dioxide. Ethanol and carbon dioxide. This process happens in the absence of ऑक्सीजन। क्या हुआ यहाँ पे? जो पायरुवेट यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो चुका था, वो अब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। कौन सी प्रोसेस? कहाँ पे? ईस्ट में। कौन सी प्रोसेस में? फर्मेंटेशन में। कहाँ कैसा होता है? इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लिख लो।
केमिकल इक्वेशन यही लिख लेना। ग्लूकोज जो कि है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, वो कन्वर्ट होता है काइनेट पायरुवेट में, जो कितना है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, वो ईस्ट में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काइनेट कन्वर्ट हो जाते हैं इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी तो इम्पोर्टेंट है। अब ये प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में लिखा है ऊपर। साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होती है, ये कहाँ होती है? ईस्ट में, जिसे हम क्या कह सकते हैं? इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो मैंने ऊपर कहा था कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, तो जो इथेनॉल होता है उसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। टू कार्बन मॉलिक्यूल। ये केमिकल इक्वेशन है इसकी। यहाँ पे प्रॉपर अपने वो इक्वेशन नाम क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि बहुत हो जाता है, मतलब क्या बैलेंस करने से याद करना डिफिकल्ट होता है। एनसीईआरटी में भी इसी फॉर्मेट में दिया है, तो इसी फॉर्मेट में याद करूँगा। ये समझ में अगर आया है तो ये लिखना कोई डिफिकल्ट नहीं है, और अगर ये याद कर लिया तो ये फिर लिखना भी लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली तो दोनों में से कोई भी कन्वीनियंटली याद कर लेना है। तो फर्स्ट स्टेप ये होती है ग्लूकोज को पायरुवेट में ब्रेक डाउन करने का। कहाँ होता है वो? साइटोप्लाज्म में। फिर पायरुवेट ईस्ट में फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, वो क्या कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनएच। यही है जो ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्रीन रिव्यू में लिख लेना, अगर लिख लिया होगा तो अच्छी बात है, तो स्क्रीनशॉट करके बाद में देख सकते हो, मैं चाहती हूँ। लिखना हुआ है वो ड्रॉप कर दीजिएगा। अब लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ऊपर वाला मैं रखने करूँगी, वो सब में कॉमन है। अब इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी पायरुवेट तो हो गया, 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गए, 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल ही डाल देते हैं, बट एंड रिजल्ट एनर्जी और वाटर निकलता है, मतलब एंड रिजल्ट जो होता है एनर्जी निकलती है, इसीलिए प्रोसेस होती है, ठीक है। देखेंगे इन mitochondria with the involvement of oxygen, the pyruvate, that is 3 carbon molecules, get converted into 3 carbon molecules. 3 carbon molecules get converted into 3 carbon
carbon molecules which also releases energy in water. तो मतलब ऐसा नहीं कि कार्बन से कार्बन में चेंज हो, तो प्रोसेस हुई ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस है, उसमें एनर्जी भी रिलीज हुई, वाटर भी रिलीज हुआ। ठीक है, तो बेसिकली कैसे बर्न आउट हुआ है, ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न हुई है जो फूड था, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड मिल के और एनर्जी रिलीज हो। हमें तो ये चाहिए ना, इसलिए तो रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस हो रही है एनर्जी के लिए, तो वो निकल रहा है इस चीज में। ठीक है, इसका केमिकल इक्वेशन फर्स्ट स्टेप द सेम ग्लूकोज जो कितने हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट जो कि कितने हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ऑक्सीजन की हेल्प से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में ये कार्बन कन्वर्टेशन क्या निकलता है बेसिकली एंड रिजल्ट चेक कर लीजिए। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये तो हमें चाहिए 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरुवेट। अब ये कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है बताया था मैंने। फर्स्ट वाली प्रोसेस तो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। सेकेंड वाली प्रोसेस कहाँ होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, लिख लेंगे इसे भी। I will take care of the next lack of oxygen. Lack of ऑक्सीजन मैंने बताया था, ये कहाँ होती है हमारी मसल्स में होती है। बेसिकली इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जब कम पड़ जाता है तब कैसे एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कैन यू इमेजिन हमारी बॉडी कितने हाईली डेवलप्ड है, उसको हर चीज पता होती है। अगर मान लो ऑक्सीजन कम हो गया हमारी बॉडी में तब कैसे प्रोसेस करनी है, ऑक्सीजन नॉर्मल तब तो पता ही कैसे प्रोसेस करनी है, मतलब बहुत ज्यादा अंदर डेवलपमेंट है। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस है कि जब ऑक्सीजन कम हो गया हमारी बॉडी में तब कैसे होना है। सेम पायरुवेट जो होता है लिखते हैं पहले तो इन दी एब्सेंस में, इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन the pyruvate gets converted into lactic acid which is 3 carbon molecules which is इसलिए हमने 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स लिखा है क्योंकि दो प्रोसेस में 3 कार्बन निकलते हैं, एक एनारोबिक में से एरोबिक में से एरोबिक और लैक ऑफ ऑक्सीजन में 3 निकलते हैं, एनारोबिक में 2 निकलते हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड
मॉलिक्यूल कॉमा, अब लैक्टिक एसिड से क्या होता है, build up lactic acid in our muscles causes sudden cramps. बेसिकली क्रैम्प्स जो हो जाता है वो इसी की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। क्या लिखा है अपन ने, लैक्टिक लैक ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमें मसल्स में क्रैम्प्स हो जाता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी फर्स्ट सेम पॉइंट, ग्लूकोज जो कि है 6 कार्बन, अब तक तो याद हो गया होगा इतनी बार बोल दिया है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन का कन्वर्ट होता है पायरुवेट में जो कि है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या रिलीज होता है, बस लैक्टिक एसिड और एनर्जी, एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी के लिए प्रिपेयर हो रही है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, इसमें भी कितने 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, ये कहाँ पर होता है हमारे मसल्स में, ये प्रोसेस कहाँ होती है हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये था हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वो पढ़ लेना बुक से, एनसीईआरटी से, तो कमेंट्स में डाउट पूछ लेना, और 2-3 बार इसी को पढ़ने की कोशिश करना, खुद पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये ईमेल आईडी है बायोफैकल्टी rca@gmail.com, इस पे मुझे अपने नोट्स मेल करना चालू कर दीजिए जब भी आप देखेंगे। तो प्लीज काइंडली मेल योर नोट्स इन दिस, अभी होमवर्क दूंगी मैं आज, और वो उसके आंसर भी सब मेल करना चालू कर दो। ठीक है, हो गया होगा आपका, नोट कर लीजिए मैं पूरा। 1-2 टॉपिक और बचे हैं बस आज की क्लास के, छोटे छोटे, लिटरली बहुत छोटे हैं, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है पर फिर भी लिख लो। एक है कि प्लांट कैसे ब्रीदिंग करते हैं, और एक है फिश कैसे ब्रीथ करती है। सबसे पहले फिश का लिखाऊंगी, प्लांट में फिश का थोड़ा सेम है। फिश का सबको पता है, गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है फिश। कैसे करती हैं, क्योंकि सी में या फिर वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो वो जल्दी फ्रीक्वेंटली ब्रीथ करना पड़ता है लोगों को। कैसे करते हैं वो लोग, वाटर को अपने मुंह के थ्रू स्वॉलो करते हैं, उनके जो बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होता है उससे वो पास आउट कराते हैं वाटर को। गिल्स जो होता है, उनके जो गिल्स होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है उनके वाटर में वो एब्जॉर्ब करते हैं, बॉडी निकलते हैं, और वाटर को फिर बाद में फिर से बाहर निकाल देते हैं बॉडी। तो ये थी बस फिश कैसे ब्रीथ करती है, वो प्रोसेस कैसे करती है, गिल्स के थ्रू करते हैं, वाटर को बस गिल्स से पास कराते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है उनके बॉडी में डिजॉल्व होता है, गिल्स डिजॉल्व कर लेती है, बाद में वाटर को पास आउट कर लेते हैं। अब प्लांट कैसे करते हैं, एक प्रोसेस मैंने पढ़ी थी पिछले क्लास में आपको, डिफ्यूजन की प्रोसेस। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव करना। मतलब क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड की लीफ के अंदर ज़्यादा होती है, रात में स्पेशली, रात में कार्बन सुना होगा ना, रात में प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, इनहेल क्या करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब भी या तो एनवायरमेंट में या लीफ में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की मूवमेंट को फॉलो करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, या फिर जब उनको अंदर
उनके अंदर कम हो जाता है, तो जब एनवायरमेंट में बाहर होता है कार्बन डाइऑक्साइड के टाइम पे, तो वो उसको अपने अंदर लाने के लिए इनहेल करता है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से प्लांट जो है वो ब्रीथ करता है। अब बस बहुत छोटे छोटे पॉइंट से लिख लेंगे। सबसे पहले इसी को तो मैंने बोला वही खाने वाले को यहाँ पर प्लांट्स प्लांट्स का लिखेंगे सबसे पहले अपन। In plants, exchange of gas. In plants, exchange of gases take place with leaves, roots, stems। हाँ जी, सबसे होता है, पर सबसे ज़्यादा फायदा होता है लीव्स से होता है, स्टेम्स। ये होगा हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, the exchange of gases, नहीं, the in plant exchange of gas take place with leaves, roots, stems। इसी के आगे लिखते हैं with a simple process of diffusion, with a simple process of diffusion। ठीक है, अब देखते हैं इसके नीचे। इन लीव्स, जो लीव्स से मतलब कैसे होता है, इन लीव्स there are enormous tiny pores called stomata is present। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, which helps to exchange of स्टोमेटा हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में। इसके बाद लिखते हैं, इसे पॉइंट वाइज बना के लिखो, ऐसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट। एट नाइट when at नाइट में क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। एट नाइट when photosynthesis does not happen, the concentration of CO2 increases in the cell. The concentration of CO2 increases in the cell, so CO2 moves from high concentration to low concentration. CO2 moves from high concentration to low concentration, and plants
releases CO2। मतलब क्या लगा लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, पर रात में क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है। तब लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब क्या होता है हाई कंसंट्रेशन से लीव बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को लो कंसंट्रेशन पे निकालने की कार्बन डाइऑक्साइड की कोशिश करती है, इसीलिए जो लीव्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती है। ये था प्लांट्स का, लिख लो। एक पॉइंट और बस लिख लेना, मतलब इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ड्यूरिंग डे CO2 is used for photosynthesis, hence plants releases oxygen। मतलब दिन में जो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 यूज हो जाता है, तो प्लांट क्या रिलीज करता है ऑक्सीजन।